Hello friends, welcome to the Learning Platter CS for the day 14 class of the mission HTET. In this class we are going to cover C++. C++ का पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं. ठीक है, पार्ट 1 में हमने बेसिक से लेकर कंस्ट्रक्टर्स तक किया था कवर. पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस, वर्चुअल बेस क्लासेस, वर्चुअल फंक्शंस, फंक्शन ओवरराइडिंग, exception handling and different manipulators we use in C++ and little bit of files. Let's get started. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसका पहला टॉपिक है इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है. तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, रीयूज कर पाते हैं जो ऑलरेडी हमने कोड बनाया हुआ है, एक्सटेंड कर पाते हैं उसे और मॉडिफाई कर पाते हैं जो भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स ऑलरेडी क्लासेस में डिफाइन किए हुए हैं. तो इसमें हमारे पास दो तरह की क्लासेस बन जाती हैं, बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास. सो डेराइव्ड क्लास वो होती है जो इनहेरिट करती है किसी और क्लास के मेंबर्स को, और जो क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट किया जा रहा है वो क्या होती है, बेस क्लास होती है. सो द क्लास हुज मेंबर्स आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड बेस क्लास, एंड द क्लास which inherits the members of another class is known as derived class. So the derived class is the specialized class for the base class. Is the relationship, तो हमारे पास कौन से दो रिलेशनशिप्स होते हैं जनरली, इज द रिलेशनशिप एंड हैज अ रिलेशनशिप. इनहेरिटेंस वर्क करता है इज द रिलेशनशिप के केस में. हम इसे सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब इज द रिलेशनशिप होता है दो क्लासेस के बीच में. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे अ कार इज अ व्हीकल, तो व्हीकल यहाँ पे क्या है, आपकी बेस क्लास है. ठीक है, व्हीकल के क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो हम डिराइव करेंगे डिराइव्ड क्लास में. ठीक है, सो नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास पॉसिबल हैं. व्हीकल से बस पॉसिबल है आपकी, इसी तरह कार डिराइव हो रही है, हो सकता है ट्रेन. ठीक है, कोई भी डिफरेंट हमारी क्लासेस डिराइव हो सकती हैं व्हीकल से. सो यहाँ पे देखिए किस तरह का रिलेशनशिप है कार और व्हीकल में. कार इज अ व्हीकल, बस इज अ व्हीकल एंड ट्रेन इज अ व्हीकल. ठीक है, तो किस तरह का रिलेशनशिप है हमारा, इज द रिलेशनशिप. तो जब भी इज द रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दो क्लासेस के बीच में, तब हम क्या यूज करते हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं. ठीक है, तो ऑरेंज इज अ फ्रूट, तो फ्रूट हम बेस क्लास बना लेंगे, ऑरेंज आपकी डेराइव्ड क्लास हो जाएगी. अ सर्जन इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सर्जन उनमें से एक टाइप है. ठीक है, तो इसी तरह से अ डॉग इज एन एनिमल. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपने याद रखना है इनहेरिटेंस कौन से रिलेशनशिप को फॉलो करता है, इज द रिलेशनशिप. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपके पास है सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इसमें किस तरह से होता है देख लेते हैं एक बार. सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, आपके पास एक बेस क्लास है और एक ही आपके पास क्या है, डेराइव्ड क्लास है. ठीक है, एक बेस क्लास से हम क्या करें, एक डेराइव्ड क्लास बना रहे हैं. नेक्स्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस में के केस में क्या है, आपके पास बेस क्लास क्या है, दो बेस क्लास हैं, बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2, और इन दोनों के प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर रहे हैं और बना रहे हैं एक क्लास डेराइव्ड, जिसका नाम यहाँ पे लिया हुआ है सी. इसी तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बेस क्लास है और उससे हमने नंबर ऑफ डेराइव्ड क्लासेस क्या की हैं, फॉर्म की हैं. मल्टी लेवल के केस में आपके पास एक बेस क्लास है, उसके बाद उस क्लास से क्या हो रही है, एक डेराइव हो रही है क्लास, डेराइव्ड क्लास बी है, और फर्दर जो डेराइव्ड क्लास है वो एक बेस क्लास की तरह एक्ट करी है किसी और क्लास के लिए. आगे उसे फर्दर हमने क्या किया, इनहेरिट किए इसके फीचर्स, तो यहाँ पे ये क्या बन गई, फाइनली डेराइव्ड क्लास. ठीक है, मल्टी लेवल है, एक से ज़्यादा लेवल्स हैं, एक बेस क्लास है उससे कोई डेराइव हो रही है, अगेन वो क्या कर रही है, एज अ बेस क्लास यूज हो रही है दूसरी क्लास, थर्ड क्लास को डेराइव करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस. सो वी कैन सी कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज हो रही है. देखिए यहाँ पे हम क्या करें, हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज करें, और यहाँ पे हम क्या यूज करें, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करें. ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा अगर इनहेरिटेंस की फॉर्म्स हम यूज करें किसी भी इनहेरिटेंस में, किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगी आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस.
तो देखिए क्या हमारा सिंटेक्स रहता है करने के लिए डिराइव्ड क्लास को डिक्लेयर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, क्लास डिराइव्ड क्लास नेम। सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्लास एक लेंगे जो ऑलरेडी सपोज एक हमारी क्लास बनी हुई है, यहाँ पे जो एग्जांपल ये वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक क्लास आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, क्लास XYZ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स हैं जो भी प्रॉपर्टीज एंड ऑल हैं। ठीक है, तो एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है क्लास XYZ। अब हम इस क्लास से क्या करना चाह रहे हैं, क्लास डिराइव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लास एंड देन डिराइव्ड क्लास नेम। डिराइव्ड क्लास नेम लिखेंगे तो सपोज दैट इज ABC। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कॉलन, उसके बाद कॉलन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे विजिबिलिटी मोड। ठीक है, तो विजिबिलिटी मोड अभी हम ले लेते हैं पब्लिक, और उसके बाद हम लिखेंगे बेस क्लास का नाम। तो बेस क्लास का नाम क्या है, ये हमारी बेस क्लास थी XYZ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्लास ABC एंड देन पब्लिक XYZ। ठीक है, क्लास डिराइव्ड क्लास नेम, विजिबिलिटी मोड एंड देन बेस क्लास का नाम। ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, क्लास ABC और प्राइवेट XYZ। अगर हम प्राइवेट लिखेंगे तो वो क्या होगी, प्राइवेट डेरिवेशन होगी। प्राइवेट, हम प्राइवेट मोड में डिराइव कर रहे हैं अपनी इस क्लास को, जो भी हमारी बेस क्लास है। ठीक है, इसे बाद में देखेंगे हम, अभी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये फ़र्क पड़ता है कि प्राइवेट है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पब्लिक है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना देखिए कि यहाँ पे प्राइवेट ले सकते हैं हम, पब्लिक ले सकते हैं, और एक और होता है प्रोटेक्टेड, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ABC एंड देन प्राइवेट XYZ, क्लास ABC पब्लिक XYZ। तो जैसे हमने क्लास कोई भी क्लास बनाई हुई है उसी तरह से हम क्लास को बना लेंगे पहले, जो भी बेस क्लास होगी। उसके बाद सिर्फ हमने क्या करना है, क्लास ABC एंड देन दिस इज कॉलन, आफ्टर दैट विजिबिलिटी मोड और क्लास नेम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्राइवेट या पब्लिक नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम क्लास नेम लिख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्राइवेट डेरिवेशन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे क्या कंसीडर करेगा, विजिबिलिटी मोड को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर करेगा, प्राइवेट कंसीडर करेगा। ठीक है, सो इन C++ द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ विजिबिलिटी इज प्राइवेट। और जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं किसी भी बेस क्लास के, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने ये याद रखना है, इस तरह के स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है वेदर दिस इज़ वैलिड और नॉट वैलिड। तो जो डिफ़ॉल्ट मोड रहता है विजिबिलिटी का, वो क्या रहेगा, हमेशा प्राइवेट। और तो अगर आपने इस क्लास में कोई भी एक वेरिएबल लिया हुआ है, डाटा मेंबर लिया हुआ है, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट, तो ये मेंबर कभी भी क्या होगा, डिराइव नहीं होगा इस क्लास में, इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं, ये हमने माइंड में रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस हमने देखा था, ये वाला केस है जिसमें एक बेस क्लास है और एक ही डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है एनिमल, और उसमें हमारा एक फंक्शन है जो पब्लिक है, void eat आई कैन ईट प्रिंट कर रहे हैं सिंपली। और एक हमने लिया क्लास डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं हम डॉग, और यहाँ पे हमने क्या किया, पब्लिक मोड में एनिमल को क्या कर लिया, इनहेरिट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में हमने क्या लिया, एक फंक्शन ली है बाग, और उसे क्लोज कर दिया। देखिए अब मेन में हम कैसे यूज़ करेंगे, अब हम जर्नली क्या करते हैं, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय क्या करते हैं, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ताकि हम सभी फीचर्स को जो इसमें हैं प्लस जो बेस क्लास में है, सभी फीचर्स को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए डॉग टाइप का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया dog1 डॉग1 ईट हमने एक फंक्शन कॉल किया। देखिए इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। तो हम यहाँ पे ईट फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आई कैन ईट। इसी तरह से dog1 को कॉल करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे हमने सी आउट में प्रिंट करा रखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या वर्क करेगी, सिंगल इनहेरिटेंस। ये एग्जांपल है आपका सिंगल इनहेरिटेंस का, जहाँ पे एक बेस क्लास है और एक ही आपकी डिराइव्ड क्लास है। Next we have protected members. So first of all let us understand the need of protected members. अगर आपके पास कोई भी क्लास है, सपोज इट इज क्लास स्टूडेंट, इस क्लास में आपके पास कुछ मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट और कुछ मेंबर्स हो सकते हैं आपके पास पब्लिक। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी क्लास इसे इनहेरिट करेगी तो वो क्या है, उसमें प्राइवेट मेंबर्स जो हैं बेस क्लास के वो
इनहेरिट नहीं होंगे। ठीक है, तो बेस क्लास के मेंबर्स जो भी प्राइवेट होंगे वो इनहेरिट नहीं होंगे, बिकॉज प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल। और अगर हमने सभी मेंबर्स को पब्लिक ही ले लिया तो डाटा हाइडिंग का मीनिंग ही नहीं रहा। ठीक है, तो डाटा तो हाइड हुआ ही नहीं। अगर पब्लिक लिया तो वो तो आपका ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेसिबल है। तो C++ में इंट्रोड्यूस किया गया थर्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर, दैट इज प्रोटेक्टेड। तो अब जो भी डाटा मेंबर आपका क्लास का प्रोटेक्टेड होगा वो उस क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा भी यूज किया जा सकेगा, और साथ के साथ जो भी क्लास डिराइव कर रही है उस क्लास को उस क्लास में भी यूज किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने क्लास स्टूडेंट ली है, अगर एक और क्लास है, सपोज क्लास मार्क्स हमने लिया एक, और वहाँ पे हम क्या करें पब्लिक या पब्लिक मोड में सपोज हम क्या करें स्टूडेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के साथ साथ कुछ डाटा मेंबर्स ले लिए प्रोटेक्टेड में, कुछ हमने डाटा मेंबर्स लिए प्रोटेक्टेड में, अगर हमने लिया इंटेक्स, तो जो स्टूडेंट क्लास का मेंबर फंक्शन होगा वो भी एक्स को एक्सेस कर पाएगा, और साथ के साथ जो हमारा डेराइव्ड क्लास है, लाइक मार्क्स डेराइव हो रही है स्टूडेंट से, तो मार्क्स क्लास में जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे वो भी एक्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारे विजिबिलिटी मोड कितने बन गए टोटल? प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट वी हैव एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस। अब एक ही क्लास में हमारे मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अगर हमारे ये तीनों टाइप के मेंबर्स हैं क्लास में, तो उसी क्लास में ये तीनों एक्सेसिबल हैं। ठीक है, उसी क्लास में ये तीनों एक्सेसिबल हैं। अगर क्लास है XYZ, इसमें आपके पास मेंबर्स हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तो वो तीनों ही तरह के मेंबर्स इस पर्टिकुलर अपनी क्लास में तो कहीं पे भी एक्सेसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिराइव्ड क्लास। अगर इस क्लास को कहीं पे हमने क्या किया, इनहेरिट किया है, तो उस क्लास में हम अगर यहाँ के प्राइवेट मेंबर्स हैं तो वो हमारे यूज़ नहीं होंगे, वो एक्सेस नहीं मिलेगा। डिराइव्ड क्लास को प्राइवेट मेंबर्स के लिए एक्सेस नहीं मिलेगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, दे कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड एज वेल एज पब्लिक। ठीक है, डिराइव्ड क्लासेस प्रोटेक्टेड को और पब्लिक को एक्सेस कर पाएंगी। और इन केस आउटसाइड द क्लास की बात करें हम, बेस क्लास के बाद जो डिराइव हो रही हैं उनके अलावा जो प्रोग्राम में बाकी क्लासेस हैं वहाँ पे आपके प्रोटेक्टेड भी यूज़ नहीं होंगे और साथ के साथ प्राइवेट भी यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ पब्लिक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो हमें पता है कि कहीं पे भी विद इन द प्रोग्राम एक्सेसिबल है, और प्रोटेक्टेड जो है उस क्लास में जहाँ उन्हें डिक्लेयर किया गया है, साथ के साथ जो भी उनसे डिराइव हो रही हैं क्लासेस वहाँ पे विजिबल रहेंगे, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपके प्राइवेट हैं वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल हैं जिस क्लास में उन्हें डिक्लेयर किया गया, इवन डिराइव्ड क्लास भी उन्हें एक्सेस नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से प्रोटेक्टेड जो है स्पेसिफायर यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट वी हैव विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स। तो जो भी आपके मेंबर्स हैं बेस क्लास में, जब वो डिराइव हो रहे हैं डिराइव्ड क्लास में, तो उनका विजिबिलिटी क्या रहेगा, उस क्लास में जाकर जो भी इनहेरिटेड मेंबर्स होंगे उनका विजिबिलिटी क्या रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपका दो चीज़ों के ऊपर, बेस क्लास की विजिबिलिटी के ऊपर और डिराइव्ड क्लास की विजिबिलिटी के ऊपर। बेस क्लास की विजिबिलिटी मीन्स कि बेस क्लास में वो मेंबर्स प्राइवेट हैं, प्रोटेक्टेड हैं या पब्लिक हैं। डिराइव्ड क्लास की विजिबिलिटी मतलब कि हम किस तरह से उसे डिराइव करें, क्या उसे प्राइवेट मोड में डिराइव कर रहे हैं या पब्लिक मोड में कर रहे हैं या प्रोटेक्टेड मोड में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो भी जितने भी मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं डिराइव्ड क्लास में उनका विजिबिलिटी क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सब इस वाले एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट मोड में अगर हम इसे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्लास को डिराइव करें प्राइवेट मोड में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लास एक्स में 3 मेंबर्स हैं, A, B एंड C। क्लास एक्स में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, प्राइवेट है A, प्रोटेक्टेड है B और पब्लिक है C। तो देखिए A तो कभी भी इनहेरिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लास Y में हमारे जो मेंबर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, B और C बनेंगे। ठीक है, चूंकि हम इन्हें डिराइव कर रहे हैं प्राइवेट मोड में, तो ये दोनों ही मेंबर्स यहाँ जाके क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। B और C आपके Y क्लास में जाकर क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं वो इनहेरिट नहीं होंगे, ए तो आएगा ही नहीं। और जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं, अगर मोड आपका प्राइवेट रहेगा तो वो क्या बन जाएंगे,
प्राइवेट बन जाएंगे। ठीक है, तो बी और सी आपके यहाँ पे क्या हो गए, प्राइवेट में आ जाएंगे। बी और सी वाई क्लास में प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं उसी तरह से ही हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, वाई क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हम वाई की हेल्प से बी और सी को यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे मेन में। ठीक है, बी और सी को सिर्फ वाई क्लास में जो मेंबर फंक्शंस हैं वही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, प्राइवेट हैं क्योंकि बी और सी, तो जो यहाँ वाई क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं सिर्फ वही यूज़ कर पाएंगे। आप मेन में वाई बी और सी को यूज़ नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अगर हम प्राइवेट मोड में डिराइव करते हैं तो अगर कोई मेंबर बेस क्लास में प्राइवेट है तो वो इनहेरिट नहीं होगा। प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो मेंबर्स होंगे वो दोनों ही क्या बन जाएंगे, जाकर प्राइवेट बन जाएंगे। नेक्स्ट विजिबिलिटी मोड जो हम डिराइव्ड क्लास का देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रोटेक्टेड। तो देखिए ये हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। अब जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो तो इनहेरिट होंगे ही नहीं। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स आपके इनहेरिट होने ही नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। क्लास एक्स में आपके पास क्या है, बी और सी। बी और सी जो क्या है, एक है बी प्रोटेक्टेड है और सी क्या है, पब्लिक है। ठीक है, अब क्लास वाई में आपके पास कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, किस मोड में आएंगे, अब वो डिपेंड करता है आपने किस मोड में इसे डिराइव किया है। देखिए हमने प्रोटेक्टेड में किया है तो ये पब्लिक से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो वो जो रहेगा, इस जो भी मोड रहेगा इनका आगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा विजिबिलिटी मोड क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ जब भी हमारा बी और सी को हम करेंगे तो ये दोनों ही किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बी तो प्रोटेक्टेड है ही है तो बी भी प्रोटेक्टेड में आ जाएगा और सी भी प्रोटेक्टेड में ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो विजिबिलिटी मोड है प्रोटेक्टेड, ये छोटा है पब्लिक से तो वो छोटे वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, प्रोटेक्टेड, तो एक्स और वाई जो आपके हैं, सॉरी यहाँ पे आपके पास बी और सी क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड बन जाएंगे मेंबर्स वाई क्लास के। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है बी और सी क्या है, प्रोटेक्टेड, तो इन्हें आप स्टिल वाई जो ऑब्जेक्ट है अगर क्रिएट कर रहे हैं वाई क्लास का मेन में तो उसके थ्रू यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसे भी कौन यूज़ कर पाएगा, प्रोटेक्टेड जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कौन यूज़ कर पाएगा, जो भी आपके यहाँ पे मेंबर फंक्शंस होंगे वाई क्लास में। ठीक है, जो भी मेंबर फंक्शंस होंगे वाई क्लास में वो ही यूज़ कर पाएंगे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, और कहीं पे ये एक्सेसिबल नहीं है। आउटसाइड द क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास था प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास का विजिबिलिटी, और आप देख सकते हैं कि अगर प्रोटेक्टेड था मेंबर तो वो इनहेरिटेड नहीं था। प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो हैं वो आपके क्या बन गए, प्रोटेक्टेड बन गए जब हमने प्रोटेक्टेड मोड में डिराइव किया है क्लास को। नेक्स्ट आपका है पब्लिक मोड। हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड देख लिया। नेक्स्ट आपका है पब्लिक मोड में अगर हम उसे डिराइव कर रहे हैं तो देखिए प्राइवेट जो मेंबर है वो तो इनहेरिट होगा ही नहीं। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है अगर उन्हें हम पब्लिक मोड में डिराइव कर रहे हैं तो ये नहीं है कि जो प्रोटेक्टेड वाला है वो भी क्या बन जाएगा, पब्लिक, नो। तो अगर कहीं पे भी छोटे वाला है उसके साथ नेम एसोसिएटेड तो छोटे वाला ही रहेगा। प्रोटेक्टेड और पब्लिक में से हमेशा प्रोटेक्टेड को ही चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बी और सी थे, बी प्रोटेक्टेड था और सी पब्लिक था, और बी वाई क्लास में आकर आपका बी और सी क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही रहेंगे। ठीक है, जिस तरह से वो एक्स क्लास में है उसी तरह से आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, बी और सी आपके क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड और पब्लिक रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप सी यहाँ पे आके क्या बना है, पब्लिक ही रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहेंगे मेन में तो आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है, वाई के ऑब्जेक्ट के साथ आप सी को यूज़ कर सकेंगे, लेकिन बी आपका क्या है, प्रोटेक्टेड, तो वो आप विद इन द क्लास ही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका मोड था पब्लिक में अगर डिराइव कर रहे हैं तो प्राइवेट वाला तो इनहेरिट होगा ही नहीं, प्रोटेक्टेड रहेगा और पब्लिक रहेगा। तो ये रहेगी आपकी विजिबिलिटी इनहेरिटेड मेंबर्स की। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, बेस क्लास विजिबिलिटी एज वेल एज
डेराइव्ड क्लास विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये टेबल आपको करना है याद, या अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए डेराइव्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करेगी सभी क्लास मेथड्स को, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं बेस क्लास के। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स जो होते हैं बेस क्लास में वो भी इनहेरिट नहीं होते हैं, और फ्रेंड फंक्शंस जो होते हैं बेस क्लास के वो भी इनहेरिट नहीं होते। चलिए नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या है, एक बेस क्लास है, डेराइव क्लास है, अगेन डेराइव क्लास बेस क्लास की तरह एक्ट करेगी और एक और डेराइव क्लास आपकी बनेगी। तो देखिए इसमें सिंटेक्स किस तरह से रहेगा, क्लास ए, उसके बाद हमने क्लास ए बना ली, क्लास बी बनाई, यहाँ पे आपका मोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक लिया है हमने, पब्लिक ए, उसके बाद सी बनी पब्लिक बी। ठीक है, बी ए से बना हमारा बी से बनी हमारी सी, जो आपका इसमें शो किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक क्लास से दूसरी क्लास बना रहे हैं, दूसरी क्लास से तीसरी। यहाँ पे आपका कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्लास लिया हमने, उसमें एक फंक्शन लिया डिस्प्ले फंक्शन, बेस क्लास कंटेंट, बी फंक्शन है, बी क्लास है, फिर सी क्लास बन रही है इसी तरह से, और सी क्लास का हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि उसमें उसके अंदर सभी क्या आ गए, डाटा मेंबर्स या फंक्शन, जो भी हम फीचर्स चाहते हैं वो सभी कहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं, सी में इंक्लूड हो गए हैं। तो हम ऑब्जेक्ट किसका ले रहे हैं, सी का, और जो भी हम फंक्शन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपके पास दो बेस क्लासेस हैं और उनकी हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, एक डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माई क्लास लिया हमने फर्स्ट बेस क्लास, और एक और क्लास ली माई अनदर क्लास सेकंड बेस क्लास, और इन दोनों क्लासेस को हमने इनहेरिट कर लिया माई चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो एक फंक्शन है आपका माई फंक्शन माई क्लास में, माई अदर फंक्शन माई अदर क्लास में, और इसी तरह से यहाँ पे आप अपने फंक्शंस माई चाइल्ड क्लास में भी ले सकते हैं। माई चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसकी हेल्प से हमने माई फंक्शन और माई अदर फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, माई फंक्शन पहले प्रिंट हो जाएगा माई सम कंटेंट इन पेरेंट क्लास, फिर सम कंटेंट इन अनदर क्लास। ठीक है, तो कुछ जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं एज इट इज़ क्लासेस बनाएंगे और फंक्शंस को यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में आपकी बेस क्लास सिंगल है और डेराइव क्लास मल्टीपल है। ठीक है, एक ही बेस क्लास से हम मल्टीपल डेराइव क्लास बना रहे हैं। तो देखिए क्लास बेस क्लास बन गया, बेस क्लास बनने के बाद आपके पास क्या हो गई, फर्स्ट क्लास डेराइव क्लास पब्लिक बेस क्लास, सेकेंड डेराइव क्लास पब्लिक बेस क्लास, थर्ड डेराइव क्लास पब्लिक बेस क्लास। जो भी आप मोड लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, next we have virtual base class. So first of all let us look at the need of virtual base class. So this type of inheritance is hybrid inheritance where we are using more than one form of inheritance. तो देखिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो जब हमारी क्लास ए है उसे इनहेरिट कर रहे हैं बी और सी में, तो जो इसके मेंबर्स होंगे वो बी में भी आ जाएंगे और सी में भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम बी और सी को इनहेरिट कर रहे हैं डी में, तो जो बी के मेंबर्स हैं एज वेल एज जो ए मेंबर है बी में आया हुआ वो भी आएगा डी में, और सी की तरफ से सी के मेंबर्स और जो सी का ए है जो इधर से आया है वो भी आ जाएगा डी में। ठीक है, तो डी के पास क्या हो जाएंगे, दो ए हो जाएंगे। डी हैज़ नाउ टू एज, बी का ए भी आ गया और सी का ए भी आ गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, एम्बिग्यूटी हो जाएगी। ठीक है, एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए। तो अब वर्चुअल बेस क्लास अगर हम यूज़ करते हैं तो ए क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी सिंगल ही कॉपी डी में आएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज वर्चुअल बेस क्लास. So virtual base class is used when a derived class has multiple copies of base class. मल्टीपल कॉपीज अगर बेस क्लास की आ जाती हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास. देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास है क्लास बी. ठीक है, क्लास बी है. बी को किस में डिराइव किया गया है, D1 और D2 में. बी को डिराइव किया गया है D1 और D2 में. ठीक है, उसके बाद देखिए
D3 में डिराइव किया गया है D1 और D2 को, D3 में डिराइव किया गया है D1 और D2 को। अब देखिए जो B मेंबर है ये आपका यहाँ पे भी आ गया था और यहाँ पर भी आ गया। अब जब हम एक्सेस करेंगे D3 का क्या किया हमने, लास्ट हमारी डिराइव क्लास D3 है, हमने मेन में क्या किया, D3 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट डॉट बी जब हम लिखेंगे, ठीक है, ये पब्लिक मेंबर है तो हम यहाँ पे मेन में एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हमने ऑब्जेक्ट डॉट बी लिखा 40 दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ऑब्जेक्ट डॉट बी लिखेंगे 30 दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पर भी एरर आएगा और सेकंड स्टेटमेंट भी है तो एरर, दोनों स्टेटमेंट्स में एरर शो करेगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से बी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D3 क्लास में 2 कॉपीज हैं बी की, तो कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले बी में 40 असाइन करना है और कौन से वाले में 30 असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए ही हम क्या बना देंगे, अपनी क्लास को क्या बना देंगे, वर्चुअल बना देंगे। अब हम देखते हैं वर्चुअल बेस क्लास को हम कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए क्लास बी हमने लिया जो हमारी फर्स्ट लेवल पे बेस क्लास है, उसके बाद यहाँ पे बी जो क्लास है हमारी D1 और D2 में इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इनहेरिट कर रहे हैं तब हम लिखेंगे वर्चुअल पब्लिक बी, ठीक है। पब्लिक बी हम पहले भी लिख रहे थे, अब इस क्लास को डिक्लेयर करते हुए डिराइव्ड क्लास को हम यहाँ यूज़ करेंगे वर्चुअल, और इसी तरह से यहाँ पे भी सेकेंड डेरिवेशन के टाइम पे भी हम यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल, और फिर आपकी D3 क्लास क्या हो जाएगी, डेराइव हो जाएगी, ठीक है। तो इन बिटवीन जो भी हमारी यहाँ पे क्लासेस रहेंगी उन्हें हम डिक्लेयर करेंगे, उनके साथ डिक्लेयर करेंगे वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों क्लासेस क्या हो जाएंगी, वर्चुअल मोड में इनहेरिट हो रही हैं। यहाँ पे बी क्लास जो है वर्चुअल मोड में इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अब इस केस में क्या होगा, बी का जो डाटा मेंबर है, बी क्लास का जो डाटा मेंबर है बी, उसकी सिंगल ही कॉपी पहुंचेगी D3 के पास, सिंगल कॉपी आएगी D3 के पास, ठीक है। तो इस केस में अब आप अगर हम D3 का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और obj.b लिखते हैं तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब उसमें b में क्या आ गई वैल्यू 40। अगर हम दोबारा कुछ असाइन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इसे चेंज करके वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 30 असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, वर्क करेंगी आपकी। इस तरह से हम वर्चुअल बेस क्लास को यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और ये कारण था कि क्यों हम वर्चुअल बेस क्लासेस को यूज़ करते हैं, क्या कारण है, वो पद क्लियर हो तो हमें आगे की चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टर्स इन डेराइव्ड क्लास। अब अगर हमें कंस्ट्रक्टर्स, हमने देखा कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखिए। तो क्या है, पूरा आपका C++ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में मैंने C++ कवर की है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर्स डेराइव्ड क्लास में भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर हमें चाहिए। लेकिन अगर बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई नीड नहीं है हमें डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की, ठीक है। सो इफ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, तो अगर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट मीन्स पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है हमारा, या कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस केस में हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास में जिसमें 1 या 2 आर्ग्यूमेंट, 1 या 1 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिराइव्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाएं, और उस डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमेशा डिराइव्ड क्लास का। सो इफ़ बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्लास हैव कंस्ट्रक्टर्स, तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो कंस्ट्रक्शन होती है वो स्टार्ट होती है बेस क्लास से, ठीक है। जैसे हम अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हमेशा बेस ग्राउंड फ्लोर ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर पहले फर्स्ट फ्लोर बना देंगे, ठीक है। तो बेस क्लास से ही स्टार्ट होती है कंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट हमारा डिराइव्ड क्लास तक पहुंचती है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, गेट में, नेट में, तो HTET में भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट उन्होंने फॉर्म्स दे दी कि इस तरह से इनहेरिट हो रही हैं क्लासेस, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पूछ लिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, देखिए अगर क्लास B है और हम एक सिंगल इनहेरिटेंस है ये, तो इस केस में सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस क्लास का, A का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो यहाँ बेस क्लास है, फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
इन केस हमारा यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा है क्लासेस जो हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो उस केस में देखिए सबसे पहले उसका कॉल होगा जो पहले आई हुई है, ठीक है। बेस क्लास जो फर्स्ट हमारे सीक्वेंस में है, तो बेस क्लास फर्स्ट जो कि बी है यहाँ, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर बेस क्लास सेकंड है जो उसका कॉल होगा, और फिर ए का कॉल होगा जो डेराइव्ड क्लास है। लेकिन अगर वर्चुअल क्लास आपने यहाँ कोई भी डिक्लेयर की हुई है, तो सबसे पहले वर्चुअल वर्चुअल बेस क्लास का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखिए यहाँ पे सी क्या है, वर्चुअल बेस क्लास है, तो पहले वर्चुअल बेस क्लास का होगा, फिर ऑर्डिनरी बेस क्लास का होगा, एंड आफ्टर दैट डेराइव्ड क्लास का होगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बी और ए है, ठीक। तो बी और ए का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये ऑप्शंस हैं आपकी। तो देखिए बी और ए है यहाँ पे क्लासेस, तो ए क्लास का पहले होगा, तो इट मीन्स इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। थर्ड क्या हो गया, पी के लिए। तो देखिए पी थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो कट गए। अब उसके बाद क्या है, ये वाली सीक्वेंस है, इस वाले का क्या रहेगा, बी सी और ए। तो बी सी ए देखिए सॉरी बी सी ए किस में है आपका, क्यू का फर्स्ट। तो क्यू का फर्स्ट कौन सी ऑप्शन में है, सी में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया इस केस में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि किस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, अगर बेस क्लास में भी हैं और डेराइव्ड क्लास में भी हैं। और देखिए जिस ऑर्डर में हमारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, उसका उल्टी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी डी आपका डायरेक्शन रहेगा कंस्ट्रक्टर्स कॉल करने का, तो डी सी बी है, जो कंस्ट्रक्टर सबसे बाद में कॉल हुआ है वो डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी डिस्ट्रक्टर कॉल होने की कंस्ट्रक्टर्स से। नेक्स्ट वी हैव पॉलीमोर्फिज्म, ठीक है। फीचर है ऊप्स का जो अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंटली बिहेव करने में डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। डिफरेंट जो हम कह रहे हैं फंक्शंस हैं, चाहे हमारे ऑपरेटर्स हैं, तो वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। So we have two types of polymorphism, runtime polymorphism and compile time polymorphism. Compile time polymorphism को हम static या early binding भी बोल देते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक या लेट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइलर को पता चल जाता है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ही कि कौन सा चूज करना है, लेकिन रन टाइम में उसे रन टाइम पर पता चलता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पता चलता है कि कौन सा हमें एग्जैक्टली चूज करना है। अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन चूज करना है, ठीक है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो कंपाइल टाइम होता है और रन टाइम होता है, ठीक। और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है और फंक्शन ओवरलोडिंग है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये आपके एग्जांपल्स हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, और वर्चुअल फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो आपके एग्जांपल्स हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। सो नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है सेम फंक्शन चाइल्ड क्लास में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पेरेंट क्लास में, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस पेरेंट क्लास के, लेकिन साथ के साथ अगर आप ओवरराइड करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में, तो आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन जो है डिराइव्ड क्लास में वो ओवरराइड करते हैं फंक्शंस को जो बेस क्लास में है, ठीक है। ऐसा नहीं है फिर प्रायोरिटी बेस क्लास को दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ओवरराइड कर सकते हैं हम डिराइव्ड क्लास के विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बेस क्लास है, बेस क्लास में आपका क्या है, प्रिंट फंक्शन है। डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास का अपना प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम मेन में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जब हम डिराइव्ड डॉट प्रिंट लिखेंगे, तो डिराइव्ड वन डॉट प्रिंट फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो ये अपने फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, डिराइव्ड फंक्शन। आउटपुट क्या आएगा आपके पास, डिराइव्ड फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है हमें जो बेस क्लास है उसका फंक्शन कॉल करना हो, ठीक है। ये भी तो सिचुएशन हो सकती है।
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 2 ऑप्शंस हैं। देखिए एक तो हम कर सकते हैं डिराइव्ड वन डॉट बेस, यहाँ पे हमने स्कोप बता दिया, कौन प्रिंट जो है ये इसका स्कोप बता दिया कि ये जो बेस वाला है इस वाले को कॉल करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर देंगे तो ये किसके वाला कॉल करेगा? बेस वाला कॉल करेगा इंस्टेड ऑफ डिराइव्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकती है। और सेकेंड ऑप्शन हो सकती है कि हम बेस एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट यहाँ पे डिराइव्ड वाले में लिख दें। अगर हमें चाहिए कि हम दोनों फंक्शंस को कॉल करें तो ऐसा भी हो सकता है, हम इसे इतना ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? बेस क्लास का कॉल हो जाएगा। या उससे पहले करना चाहते हैं तो पहले हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, वापस कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाली स्टेटमेंट सॉरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम इस तरह से बेस वाले को एग्जीक्यूट करा सकते हैं या बेस के फंक्शन को इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक तो ऑप्शन ये हो गई हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर रहे हैं। तो अब एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम जो ओवर रिडन फंक्शंस हैं उन्हें पॉइंटर्स की हेल्प से कॉल करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं? पॉइंटर्स की अगर हेल्प से कॉल कर रहे हैं उन्हें, तो किस तरह से ये वर्क करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं किस तरह से वर्क करेंगे और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड है वर्चुअल फंक्शंस। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि क्या इस चीज़ की लिमिटेशन है। तो देखिए मेन फंक्शन है, मेन में आपके पास क्या है? डिराइव्ड क्लास का हमने क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही सेम क्लासेस हैं, सपोज क्लास बेस और क्लास डिराइव्ड, दोनों में प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल मेन वो वाला ना लेकर हम ये वाला मेन यूज़ करें हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड 1। अब देखिए हम क्या ले रहे हैं? पॉइंटर ले रहे हैं बेस क्लास का। पॉइंटर आप किस टाइप का ले रहे हो? बेस क्लास का ले रहे हो। पॉइंटर आप किस टाइप का ले रहे हो? बेस क्लास का। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने क्या लिया? बेस स्टार पीटीआर, बेस क्लास का पॉइंटर लिया, उसमें हमने एड्रेस डाला है इस ऑब्जेक्ट का। बेस क्लास का पॉइंटर लिया, उसमें एड्रेस डाला है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब जब हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया, इस पॉइंटर की हेल्प से हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन कॉल करेगा बेस क्लास का। ये फंक्शन कॉल करेगा बेस क्लास का, ये चाहे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का हमने एड्रेस डाला है पीटीआर में, इवन देन ये कॉल करेगा फंक्शन कौन सी क्लास का? बेस क्लास का। ठीक है, तो एक तो इसे यूज़ करने के लिए हम ले सकते हैं कि डिराइव्ड क्लास का ही हम क्या ले लें? पॉइंटर ले लें, और फिर हम इसमें एड्रेस जब डालेंगे तो ये डिराइव्ड क्लास का कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे मोटिव को क्या करता है? फुलफिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्लासेस के कॉन्सेप्ट में हम बेस क्लास का ही पॉइंटर लेंगे। ठीक है, बेस क्लास का पॉइंटर लेंगे तभी हमारा क्या होगा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम बेस क्लास का पॉइंटर लेंगे ताकि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसे असाइन कर सकें। ठीक है, तो ये नहीं है देखिए कि ज़रूरी कि सिंगल इनहेरिटेंस ही हम यूज़ कर रहे होंगे, तो कभी मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होगा, कभी हायरार्किकल भी होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआर अलग अलग पॉइंटर्स हम लेंगे। ठीक है, तो हम बेस क्लास का लेते हैं और उसमें जो भी डिराइव्ड हुई हैं जिन भी क्लासेस में उसे हमने इनहेरिट किया, तो सभी डिराइव्ड क्लासेस का हम उसमें एड्रेस सभी डिराइव्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें डाल सकेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए अब हमारा यहाँ पे लिमिटेशन आपको समझ में आया कि यहाँ पे जब भी हम बेस क्लास के पॉइंटर से कॉल करेंगे फंक्शन को, तो हमेशा वो बेस क्लास का पॉइंटर क्या होगा? कॉल होगा। अब इसे हमें ओवर करने के लिए क्या यूज़ करना है? वर्चुअल फंक्शंस। तो देखिए अब वर्चुअल फंक्शन पहले समझते हैं क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाएगा। वर्चुअल फंक्शन वो मेंबर फंक्शन है जो डिक्लेयर होते हैं बेस क्लास में और जिन्हें रीडिफाइन किया जाता है डिराइव्ड क्लास में। अब ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि हम अचीव कर पाएँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड इन द बेस क्लास। तो अब हम बेस क्लास में फंक्शंस को क्या डिक्लेयर कर देंगे? वर्चुअल डिक्लेयर कर देंगे। सो द रिजॉल्विंग ऑफ फंक्शन कॉल इज डन एट रन टाइम। तो अभी कंपाइलर को कंपाइल टाइम पर नहीं पता चलता कि कौन से फंक्शन को, कौन सी क्लास के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ये पता चलता है रन टाइम पे सिर्फ।
तो देखिए ये रूल्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं या कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये एक बार रूल्स क्या हैं हमें अच्छे से देखने हैं। देखिए वर्चुअल फंक्शंस कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते, वर्चुअल फंक्शंस कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते। वर्चुअल फंक्शंस कैन बी फ्रेंड फंक्शंस ऑफ अनदर क्लास, वर्चुअल फंक्शन दूसरी क्लास के फ्रेंड बन सकते हैं। Virtual members should be accessed using pointers or reference of base class type to achieve runtime polymorphism. Runtime polymorphism तभी अचीव होगी जब हम उसे जो पॉइंटर ले रहे हैं वो बेस क्लास टाइप का लें। ठीक है, अलग अलग डिराइव्ड क्लासेस का ही लेना है, फिर तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं रहेगा। फिर तो जो उसे पता चल गया कौन सा पॉइंटर है और उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, तो वो तो कंपाइल टाइम हो जाएगा। The prototype of virtual function should be the same in base as well as derived class. तो जो प्रोटोटाइप है फंक्शंस का, वर्चुअल फंक्शंस का, वो सेम रहना चाहिए बेस में और डिराइव्ड में। दे आर ऑलवेज डिफाइंड इन द बेस क्लास एंड ओवर रिडन इन द डिराइव्ड क्लास। तो इन्हें हमेशा डिफाइन किया जाता है बेस क्लास में और ओवर राइड किया जाता है डिराइव्ड क्लास में। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द डिराइव्ड क्लास टू ओवर राइड और रीडिफाइन द वर्चुअल फंक्शन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उसे रीडिफाइन करे। तो अगर ऐसा इस तरह से नहीं होता है, रीडिफाइन नहीं किया जाता है, तो वो बेस क्लास के वर्जन को ही कॉल कर लेता है, यूज़ कर लेता है। अ क्लास में हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। देखिए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं किसी भी क्लास में, लेकिन वर्चुअल कंस्ट्रक्टर कभी नहीं होते। वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स कभी नहीं होते, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और एक इसका और होता है पॉइंट, वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो मेंबर्स होने चाहिए किसी भी क्लास के, मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। किसी क्लास के होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल फंक्शन हो, क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल्स हैं वर्चुअल फंक्शंस के लिए। तो देखिए अब देख लेते हैं सिंटेक्स क्या रहता है, किस तरह से हम इन्हें डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लास लिया, सपोज यहाँ पे क्लास है, क्लास ए। ठीक है, ये क्लास ए है हमारी, और उसके बाद आपके पास क्या है, पब्लिक वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले, एक फंक्शन है डिस्प्ले। अब देखिए बेस क्लास इज इन्वोक्ड, यहाँ पे आपके पास इस डिस्प्ले में क्या है, बेस क्लास इज इन्वोक्ड। उसके बाद एक बी क्लास हमने बनाई जिसमें हमने ए को इनहेरिट किया, और अब देखिए इसमें भी डिस्प्ले फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड। ठीक है, अब देखिए मेन में हम क्या कर रहे हैं, ए टाइप का, ए क्लास का हम क्या ले रहे हैं, जो बेस क्लास है उसका क्या ले रहे हैं, एक पॉइंटर ले रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया बी क्लास का। अब ए जो पॉइंटर है हमारा, उसमें हमने क्या डाल दिया, बी का एड्रेस डाल दिया। अब हम इस पॉइंटर की हेल्प से जब डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, इस पॉइंटर की हेल्प से अगर हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये हमें आंसर देगा ये वाला। ठीक है, तब ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुआ। यहाँ पे लेट बाइंडिंग अकर होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता एंड मोमेंट तक भी कि क्या है, यहाँ पे किसे कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम जो एड्रेस डाल रहे हैं वो इस डिराइव्ड क्लास का के ऑब्जेक्ट का डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लासेस हैं तो हम किसी का भी एड्रेस डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट वर्चुअल फंक्शंस का। ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है C++ में। नेक्स्ट वी हैव प्योर वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस हमने अभी देखा कि वो कहाँ डिफाइन होते हैं, बेस क्लास में। ठीक है, और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहते हैं, वो वर्चुअल फंक्शन जिनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इट मीन्स सिर्फ हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं, नो इम्प्लीमेंटेशन इज देयर, नो डेफिनेशन इज देयर। सो उन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है, या तो हम उन्हें असाइन कर देते हैं 0, या जो उनकी ब्रेसेस हैं उन्हें नल छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी बॉडी मतलब कोड नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से दो तरह से हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी वर्चुअल फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हमने लिया, तो यहाँ पे या तो इसमें बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, कट कर दिया इसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। या हमने इसे डिक्लेयर कर देना है 0 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, और इन ब्रेसेस की भी फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वर्चुअल फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, डू नथिंग फंक्शन है। इट मीन्स वो कुछ नहीं कर रहा है। डू नथिंग मीन्स इट जस्ट प्रोवाइड द टेम्पलेट एंड डिराइव्ड क्लास इम्प्लीमेंट्स द फंक्शन। तो वो सिर्फ टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है और जो डिराइव्ड क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रही है उस फंक्शन को। इट कैन बी कंसिडर्ड एज एम्प्टी फंक्शन, मीन्स द प्योर वर्चुअल फंक्शन डज नॉट हैव एनी डेफिनेशन। सो प्रोग्रामर्स को उसे रीडिफाइन करना पड़ता है डिराइव्ड क्लास में, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है बेस क्लास में।
ठीक है। सो अ क्लास हैविंग प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स ओन। जब भी किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शंस होंगे तो वो अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर पाएगी, वो क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करती है। इसीलिए उन क्लासेस को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसीलिए उन क्लासेस को क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होती हैं, जिनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते हैं। So let us see the differences between virtual function and pure virtual function. तो virtual function क्या है, जो बेस क्लास में भी डिफाइन है और जिसे दोबारा से डिफाइन किया जाता है डिराइव्ड क्लास में। लेकिन दूसरी तरफ प्योर वर्चुअल फंक्शन वो है जिसकी डिक्लेरेशन दी जाती है बेस क्लास में सिर्फ और इम्प्लीमेंट किया जाता है डिराइव्ड क्लास में। क्लासेस जिनमें वर्चुअल फंक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो कंक्रीट क्लासेस होती हैं इनफैक्ट, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं है। और जो क्लासेस में प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज प्रोवाइडेड इन द बेस क्लास। डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो बेस क्लास में दी जाती है, लेकिन इसमें डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं दी जाती। सो बेस क्लास कंटेन्स अ वर्चुअल फंक्शन कैन बी इंस्टेंशिएटेड। तो उसके इंस्टेंसेस मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं हम, लेकिन उसके जो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस क्लास में होगा उसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कंपाइलेशन। तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से डिराइव क्लास अगर डिफाइन नहीं करता है प्योर वर्चुअल फंक्शन को तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन डिराइव क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इट मीन्स वो भी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी। ऑल द डिराइव क्लासेज मे और मे नॉट डिफाइन द वर्चुअल फंक्शन। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी क्लास डिफाइन करे वर्चुअल फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल द डिराइव क्लासेज मस्ट डिफाइन द प्योर वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे ज़रूरी है डिराइव क्लासेस के लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करना। नेक्स्ट वी हैव मैनिपुलेटर्स इन C++. So manipulators in C++ are special functions that can be used with insertion and extraction operators to manipulate or format the data in the desired way. ठीक है, तो कुछ भी हम फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हैं तो हम मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं C++ में। तो कुछ मैनिपुलेटर्स हैं जिन्हें हम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, देखिए सेट करना है हमने फील्ड की विड्थ को, प्रिसीजन को सेट करना है, इंसर्ट करनी है न्यू लाइन या स्किप करने हैं वाइट स्पेसेस, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करें, मैनिपुलेटर्स। देखिए कुछ यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैनिपुलेटर्स है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एंड एल किसके लिए हो जाता है, न्यू लाइन के लिए। सो कॉजेज लाइन फीड टू बी इंसर्टेड, न्यू लाइन की तरह है ये, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में इंक्लूडेड होता है ये। नेक्स्ट वी हैव फॉर डेसिमल DEC, ऑक्टल के लिए OCT एंड हेक्साडेसिमल के लिए HEC। ये भी आपका iostream.h में है। तो देखिए अगर हम हेक्स आई, कोई भी हमने वेरिएबल लिया हुआ है आई और उसको इनपुट करा लिया यूज़र से, अब उसको हमने अगर ऑक्टल में बोला है कि ऑक्टल में एंटर करो कोई भी नंबर, तो अगर यूज़र ने 7 किया एंटर, तो वो हेक्साडेसिमल में किस तरह से प्रिंट होगा, ऑक्टल में किस तरह से होगा और डेसिमल में किस तरह से होगा, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर आपका नंबर है, सपोज 11 है, ऑक्टल में 11 है, तो डेसिमल में वो कैसे प्रिंट होगा, ऑक्टल में कैसे होगा, ऑक्टल में तो 11 ही होगा, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो वो जिस तरह से भी होगा हेक्साडेसिमल और डेसिमल में, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेट बेस। तो देखिए ये आपका क्या करेगा, आउटपुट करेगा इंटीजर उस पर्टिकुलर बेस में। ये आपका इंक्लूडेड है आईओ मैनिप हेडर फाइल में। तो देखिए एंटर नंबर इन ऑक्टल फॉर्म, आपने ऑक्टल फॉर्म में कोई भी नंबर एंटर करवा लिया, ठीक है, इन के थ्रू आपका सेव हो गया आपका नम जो पैरामीटर लिया, सपोज आपने वेरिएबल लिया उसमें, और आपने बेस सेट क्या कर दिया, उसका ऑक्टल मतलब 8 बेस सेट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सेट बेस 10 नम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम का बेस क्या सेट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट वी हैव सेट W, रीड और राइट वैल्यूज टू W कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, W कैरेक्टर्स तक क्या करेगा, उसकी वैल्यू को उतना उसको स्पेस दे देगा, विड्थ सेट कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आईओ मैनिप में है ये भी। और सेट W 8 रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर आपका 101 है तो ये क्या ले रहा है, उसके लिए 8 स्पेसेस ले रहा है, विड्थ उसकी सेट कर देगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 101 बिल्कुल राइट जस्टिफाइड होगा और आगे के 5 स्पेसेस क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। इसी तरह से अगर एज आपकी 20 है, 25 है, जो भी है, तो इस तरह से राइट हैंड साइड में 25 आ जाएगा और आगे के 6 स्पेसेस क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेट फिल।
तो अब आपने देखा जैसे हमने रोल नंबर लिया तो आगे के 6 स्पेसेस क्या थे, ब्लैंक थे। तो ये सेट फिल क्या करेगा, जो भी वाइट स्पेसेस हैं उन्हें उस कैरेक्टर से क्या करेगा, फिल कर देगा। जो भी आप यहाँ कैरेक्टर लिखेंगे उससे वो क्या करेगा, फिल कर देगा। ठीक है, तो सेट फिल अगर हमने हैश लिया तो वो क्या करेगा, हैश 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 6 टाइम्स प्रिंट करके, और फिर आपका रोल नंबर अगर 101 है तो 5 हैशेज लेके और उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, डिस्प्ले करा देगा। इसी तरह से अगर एज है 25 ली थी हमने तो आगे 6 हैशेज प्रिंट करके 25 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल कर देगा वाइट स्पेसेस को इस कैरेक्टर से। नेक्स्ट वी हैव सेट प्रेसिजन। तो ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रेसिजन जो है उसे इतने डिजिट्स तक सेट कर देगा। ये भी आपका आयोमैनिप में है। देखिए एक फ्लोट नंबर है आपका, इसमें हमने सेट प्रेसिजन किया 2, तो ये क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा 129.45। इस केस में अगर हम 3 कर रहे हैं तो ये आपको आउटपुट दे देगा 129.455। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मैनिपुलेटर्स। Next we have C++ exceptions. So while executing C++ code, different errors can occur. So coding errors made by the programmer, errors due to wrong input, unforeseeable errors. ठीक है, तो when an error occurs, C++ normally will normally stop and generate an error message. The technical term for this is C++ will throw an exception. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, C++ एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही वो हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, वो हमें एक एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, जिस अगर हम उसे हैंडल करना चाहते हैं। तो देखिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है, तो C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे 3 बेसिकली कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, ट्राई, थ्रो एंड कैच। तो ट्राई स्टेटमेंट अलाउ करता है एक कोड को डिफाइन करने में, जिसे हम चाहते हैं कि भाई आने वाले जब भी एग्जीक्यूट किया जाए तो टेस्ट हो। ठीक है, अगर हमने किसी से डिवाइड करें, सपोज किसी नंबर से डिवाइड करें, तो हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे 0 आए तो हम पता चले। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे हैंडल करें। तो एक ट्राई क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। थ्रो क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा जब भी कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट की जाएगी। और कैच क्या करेगा, उस कैच एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट किया जाएगा जब भी ट्राई ब्लॉक में एरर होगी। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, उसे कैच कर लेगा। तो देखिए एग्जांपल ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी कोड हमने लिखा हुआ है जिसमें एक्सेप्शन आने की उम्मीद है तो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर थ्रो एक्सेप्शन कर देंगे। तो जब भी थ्रो एक्सेप्शन लिखेंगे हम तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आपका कैच के पास, और जो हैंडल करेगा आपकी एरर्स को। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ट्राई ब्लॉक है, अगर हमने इंट एज 15 दिया तो अगर एज 18 से ज़्यादा है तभी हम एक्सेस ग्रांट करना चाहते हैं, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे एज को। ठीक है, तो अब कैच कर लेगा, कैच ब्लॉक क्या करेगा, इस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा और फिर वहाँ पे ये एज जो है हमारा यहाँ नंबर में आ गया और यहाँ पे प्रिंट कर देगा एक्सेस डिनाइड बिकॉज द एज इज लेस देन 18 ईयर्स। तो इसी तरह से अगर हम नंबर बताना चाहते हैं कि कौन सा एक्सेप्शन है, सपोज रेफरेंस नंबर कुछ भी देना चाहते हैं तो इस तरह से हम दे सकते हैं कि रेफरेंस नंबर दिस, तो यहाँ से थ्रो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा और आपका एरर नंबर पता चल जाएगा कि 505 एरर नंबर है। जैसे कई बार हम फाइल्स ओपन करते हैं नेट पे ही तो 404 फाइल नॉट फाउंड, तो रेफरेंस नंबर्स होते हैं गिवन। ठीक है, तो उस तरह से हम रेफरेंस नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि किसी भी तरह की एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए, इस तरह का कोई कैच ब्लॉक बनाना चाहते हैं जिसमें हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए, क्योंकि हर ट्राई ब्लॉक का क्या होता है, कैच ब्लॉक होता है। ठीक है, हर इसका क्या होता है, पेयर होता है कि हर ट्राई ब्लॉक के साथ एक कैच ब्लॉक होगा कि किस तरह की एक्सेप्शन है उस तरह के लिए हमें कैच ब्लॉक बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर ले वो कैच ब्लॉक, तो हमें क्या लिखना होता है, कैच ब्लॉक में 3 डॉट्स। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, 3 डॉट्स लिखेंगे कैच ब्लॉक में और फिर वो क्या करेगा, हर तरह की जो आपकी एक्सेप्शन है उसे हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं फाइल्स के बारे में, ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो C++ में जो हमारी फाइल्स हैं उसमें हमारी जो Fstream लाइब्रेरी है वो हमें अलाउ करती है फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए, और उसे यूज़ करने के लिए Fstream जो लाइब्रेरी है आपकी उसे इंक्लूड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है IOStream एज वेल एज Fstream हेडर फाइल्स। तो देयर आर 3 क्लासेस इंक्लूडेड इन द Fstream लाइब्रेरी विच आर यूज टू क्रिएट, रीड और राइट फाइल्स। तो आपके पास यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम है, इफ स्ट्रीम है और Fstream है।
ऑफ स्ट्रीम क्या करता है? ऑफ स्ट्रीम जो आपका क्लास है वो आपको हेल्प करता है क्रिएट और राइट करने में के लिए फाइल्स में, और इफ स्ट्रीम आपको हेल्प करता है रीड करने के लिए, और एफ स्ट्रीम आपको हेल्प करता है दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है आपकी एफ स्ट्रीम फाइल। तो ये कॉम्बिनेशन है एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम का, जो आपको क्रिएट करने में, रीड करने में और राइट करने में हेल्प करता है फाइल्स में, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट एंड राइट टू अ फाइल। टू क्रिएट अ फाइल यूज ईदर द ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम क्लास। तो हमें ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास लेनी है, आईओ स्ट्रीम तो हमें लेनी ही है, साथ में ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास आप लेंगे। एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल, एंड टू राइट टू द फाइल यूज द इंसर्शन ऑपरेटर। तो जब भी आपने राइट करना है फाइल में तो आपको इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए क्या रहता है इसका कोड, इंट मेन ऑफ स्ट्रीम माई फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल नेम दे दे रहे हैं, फाइल नेम डॉट टी एक्स टी एक हमारी टेक्स्ट फाइल है। जब हम उस फाइल के साथ, जब हम टू राइट अ फाइल के नेम के साथ हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करें, और जो भी हम फाइल में लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे, तो ये आपका फाइल में लिखा जाएगा। उसके बाद हम माई फाइल डॉट क्लोज लिख करेंगे, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व फॉर सी प्लस प्लस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी प्लस प्लस कवर होता है पूरी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, ठीक है। सी प्लस प्लस का मैं ज़रूर MCQ का सेशन लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ताकि आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सी प्लस प्लस के डिस्कस किए थे एक वीडियो में। नेक्स्ट हमने 2 पार्ट्स में पूरा सी प्लस प्लस का कोर्स कवर किया। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।